Hello viewers, welcome all of you on Unacademy IAS Manzil YouTube channel. You already know that in this particular channel, we are having a detailed discussion on the different chapters of economic survey. Few days back, I've already recorded the chapter number 1, the state of economy, and why this series is important for any aspirant preparing for any government exam, because this is the only one and the most important book for economy. Because as I said in the last session also, that unlike all the other subject, for example, for polity you might have a Lakshmikant, for history you might have a Spectrum or any other book, right? But for economy there is no single book, because economy is very dynamic in nature और चीज़ें चेंज होते रहती है. तो अगर मैं आज एक बुक लिखता हूँ, एक साल के बाद क्या वो बुक उन करंट चीज़ों को अपडेट कर पाएगा? नो, इट कैन नॉट डू. सो दैट इज़ वाई इकोनॉमी के लिए वन बेस्ट बुक टू रेफर टू, जहाँ से क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं और उसके ऊपर एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ इकोनॉमिक सर्वे. लास्ट सेशन में जो चैप्टर 1 हमने कवर किया था, स्टेट ऑफ इकोनॉमी, उसमें हमने बात किया था कि ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी और वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसी चल रही है. उस चैप्टर में हमने देखा था कि सर्वे ने कहा था कि आज जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है, अनप्रेडिक्टेबल है और फ्रेजाइल है. मतलब कभी भी टूट सकती है या कोई प्रॉब्लम आ सकता है. और इसका एक रीज़न है कि ग्लोबलाइजेशन का जो गोल्डन पीरियड है वो ख़त्म हो रहा है. कंट्रीज जो हैं वो टैरिफ वॉर कर रहे हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफ़ी पीक पर है. और इसी कॉन्टेक्स्ट में तमाम वर्ल्ड में आज इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट रिवाइव हो रहा है. इसको हमने डिस्कस किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं. इंडिया की इकोनॉमी, सर्वे ने कहा था कि इस समय स्टेबल है, रेजिलियंट है, बट इससे काम नहीं चलेगा. इंडिया को और आगे बढ़ना पड़ेगा और स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी को कल्टीवेट करना पड़ेगा. मतलब इंडिया की इकोनॉमी को केवल ग्रो नहीं करना है, रैदर अगर आज इंडिया की इकोनॉमी को रेलेवेंट रहना है आज के इस वर्ल्ड में, देन वी नीड टू प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स एंड सर्विस जो और कोई नहीं कर सकता है. फॉर एग्जांपल चाइना क्रिटिकल मिनरल. तभी आप आज इस वर्ल्ड में एक रेलेवेंट स्टेक होल्डर रह सकते हैं, नहीं तो कोई भी कंट्री आपको इस तरीके से बुली कर सकता है. उस डिस्कशन के बाद अब हम लोग फाइनली चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे के बाकी चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पे हम लोग थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे. क्योंकि पहला चैप्टर एक ब्रॉडर व्यू दिया था कि आखिरकार इकोनॉमी कैसा चल रहा है. बट नाउ इन द कमिंग चैप्टर्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द निटी ग्रिटी, द स्मॉल पार्ट, द माइक्रो एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमी. तो इसलिए पेशेंस रखिएगा. ये सीरीज में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करेंगे. आज के इस पर्टिकुलर सेशन में, जो काफी एक लंबा सेशन होगा, यहां पे हम लोग चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 ये कवर करेंगे. इसके बाद जो चैप्टर 4 बचा है वो हम लोग बाद में बात करेंगे. एक सीक्वेंस के तहत आपको समझाने का प्रयास हो रहा है, सो दैट फॉर यू इट बिकम्स इजी. इसलिए सर्वे के चैप्टर्स को रीऑर्गेनाइज्ड वे में एज पर द प्रायोरिटी ऑफ एग्जाम आपके लिए इन पूरी चीजों को ध्यान में रखकर यह सेशन बनाया गया है. तो दिस वीडियोस आर गोइंग टू बी वन स्टॉप सॉल्यूशन. आपको पीडीएफ भी इन पर्टिकुलर सेशंस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा. चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम लोग बात करते हैं. और चैप्टर नंबर जो 2 है, ये बेसिकली बात करता है फिस्कल स्टेबिलिटी के बारे में, फिस्कल हेल्थ के बारे में. कोई भी कंट्री पूरे वर्ल्ड में अपने ग्रोथ के लिए बोरो करता है और वो बोरो करता है, उससे वो बहुत जगह खर्च करता है. मान लीजिए हॉस्पिटल खोलना है या सड़क बनाना है या सब्सिडीज पे खर्च करना है, राइट? तो गवर्नमेंट ऑलवेज बोरोज मनी. कितना एक साल में बोरो करेगा गवर्नमेंट, उसको हम लोग फिस्कल डेफिसिट कहते हैं. सो फिस्कल डेफिसिट इज बेसिकली द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो इन वन पर्टिकुलर ईयर, दैट इज फिस्कल डेफिसिट. या इसको आप एब्सोल्यूट में कह लो, 100 करोड़ गवर्नमेंट बोरो करेगी, या इसको हम लोग परसेंटेज ऑफ जीडीपी में कहते हैं कि हमारे जीडीपी का 5% पैसा जो है, मतलब लेट्स से आवर जीडीपी इज 100, उसका 5%, मतलब गवर्नमेंट इज गोइंग टू बोरो 5%, 5 रुपीज. सो ये जो कर्ज है, जो फिस्कल डेफिसिट है, जो गवर्नमेंट एक साल में बोरो करती है, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन एब्सोल्यूट सेंस और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन परसेंटेज सेंस. अब ये फिस्कल डेफिसिट कितना बड़ा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर सरकार बहुत बड़ा कर्ज लेगी तो इससे बहुत प्रॉब्लम भी आ सकता है.
एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा कि आज तो आप कर्ज लोगे बट इसका इंटरेस्ट रीपेमेंट करना पड़ेगा। मतलब आज के खर्च के लिए अगर आप ज्यादा बोरो कर लोगे तो फ्यूचर जनरेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा लाइबिलिटी हो जाएगी इंटरेस्ट पेमेंट का। अगर सारा पैसा बैंक से आप बोरो कर लोगे देन रिलायंस क्या बोरो करेगा, प्राइवेट सेक्टर क्या बोरो करेगा। सो इफ गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर, इफ गवर्नमेंट बोरोज मोर, then less amount of money will be available for the private sector, and that will lead to private sector going away from the economy, जिसको हम लोग क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी कहते हैं। क्राउडिंग आउट इफेक्ट मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है वो बाहर चला जाता है। साथ साथ गवर्नमेंट की अगर बहुत बड़ा कर्ज है, जैसे आप बहुत बड़ा कर्ज लोगे तो आपकी क्रेडिट रेटिंग कम हो जाती है, आपको बैंक से लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बोरो करती है देन अगेन गवर्नमेंट की जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग है वो कम हो जाती है। अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बोरो करेगी तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्पेंड भी करेगी, और अगर ज्यादा स्पेंड करेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। इसीलिए फिस्कल डेफिसिट का होना, it's not problematic, but having more and more of a borrowing more amount of money, having a significantly higher fiscal deficit, then it becomes problematic, then it becomes nasty. So that is why fiscal deficit is like a double edged sword. या तो ये आपकी इकोनॉमी को प्रोडक्टिव बनाएगा या ये आपकी इकोनॉमी को एक डेब्ट ट्रैप की तरफ ले जाएगा। इसीलिए देश के इकोनॉमिक को ट्रैक करने के लिए, उसके हेल्थ को समझने के लिए, उस कंट्री का बोरोइंग कितना है, दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी। इसलिए चैप्टर 2 में सर्वे जो है ये बात करता है कि गवर्नमेंट कितना पैसा बोरो कर रही है, उन पैसे को बोरो करके कहाँ खर्च कर रही है, क्या लोगों को फ्री में पैसे बांट दे रही है जिसका कोई फायदा नहीं है, या उस पैसे को बोरो करके सड़क बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिससे इकोनॉमी को फ्यूचर में गेन होगा। तो ये सभी चीजों को एनालाइज करती है सर्वे, और इसके बेसिस, और सर्वे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का एनालिसिस नहीं करती है, स्टेट गवर्नमेंट का भी एनालिसिस करती है कि स्टेट गवर्नमेंट्स कितना पैसा बोरो कर रहे हैं, उस पैसे को बोरो करके कहां खर्च कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को सर्वे जो है वो चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करता है। मतलब हाउ मच गवर्नमेंट इज गोइंग टू बोरो मनी, वेयर दे आर गोइंग टू स्पेंड द मनी, right? So these are the two questions which survey wants to answer in the chapter number 2. और इस सभी डिस्कशन का निष्कर्ष एक लाइन में ये निकल के आता है, जो सर्वे कहना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे चीजें ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका जो फिस्कल हेल्थ है दैट इज वेरी गुड, बट द रियल प्रॉब्लम लाइज एट द लेवल ऑफ स्टेट। स्टेट जो है वो बहुत ही रेकलेसली खर्च कर रहे हैं, पैसे कर्ज ले रहे हैं लेकिन उसको सही जगह खर्च नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपको यूपीएससी या कोई भी एग्जाम देना है, आपके पास पैसा नहीं है, आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, आपने पैसा लिया, इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, आपने पैसे बोरो किया, उस बोरो करके आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए और इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके आप आईएएस बन जाते हो, तो ये बोरो करना पैसा कितना फायदा रहा आपके लिए। लेकिन अगर आप इस पैसे को बोरो करके मूवी देखने चले जाते हो, घूमने चले जाते हो, उससे कोई फायदा तो है नहीं। इसीलिए पैसा लेना, कर्ज लेना, ये अच्छा हो सकता है या खराब भी हो सकता है। तो सर्वे कह रहे कि सेंट्रल लेवल पे जो कर्ज लिया हुआ पैसा है, द बोरोड मनी, इट्स स्पेंड इन अ वेरी राइटफुल मैनर, बट एट द स्टेट लेवल विच स्टेट्स आर बोरोइंग, but they're spending it recklessly. So that is the crux of chapter number 2, where survey is saying that central government is having a good fiscal health, but the real problem lies at the state level. तो क्या है ये प्रॉब्लम, क्यों है ये प्रॉब्लम, और इसका क्या सॉल्यूशन है? लेट्स डिस्कस द चैप्टर नंबर 2। सो चैप्टर नंबर 2 में आप देख सकते हैं पहले बात किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस के बारे में। और सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस में जो 3 डेफिसिट्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। तो ये फिस्कल डेफिसिट आप देख सकते हैं जो कोविड के समय 2020 से लेकर 2021 के बीच में, जब कोविड के समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, इकोनॉमी रिसेशन में चली गई थी, हेल्थ क्राइसिस था, तो गवर्नमेंट को ऑब्वियसली बोरो करना पड़ता। मुसीबत में आप बोरो नहीं करोगे तो कब बोरो करोगे? इसीलिए हमारा फिस्कल डेफिसिट जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी के सेंस में है, तो इट हैड अ मैसिव शॉट अप एज टू 9.2% ऑफ जीडीपी, जो अब घटकर आप देख सकते हैं 2025-26 का जो ये करंट फाइनेंशियल ईयर है, उसमें एस्टिमेटेड बताया गया है 4.4% ऑफ जीडीपी। मतलब हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, रादर उसमें कंसोलिडेशन हो रहा है।
So our fiscal health, our fiscal deficit is not going expanding, rather it is witnessing consolidating. अगर मैं बाकी डेफिसिट्स की बात करूं जिसमें दो होता है फ्रेंड्स, एक रेवेन्यू डेफिसिट होता है और प्राइमरी डेफिसिट आता है। रेवेन्यू डेफिसिट ये रहा, प्राइमरी डेफिसिट ये रहा, इन दोनों डेफिसिट्स में भी डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है। अब आखिरकार ये तीन तरीके की डेफिसिट्स तो मैंने बता दिया, बट ये तीनों डेफिसिट्स में अंतर क्या होता है? देखिए, सबसे बड़ा जो सबसे कॉम्प्रहेंसिव लेवल ऑफ डेफिसिट होता है, डेफिसिट बेसिकली होता क्या है? डेफिसिट मतलब सरकार की कितनी कमी हो रही है, सरकार का खर्च कुछ है और सरकार को जो पैसा आ रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम डेफिसिट कहते हैं। अब ये डेफिसिट को अलग अलग तरीके से समझा जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट बेसिकली बताता है, फिस्कल डेफिसिट बताता है कि पूरे एक साल में गवर्नमेंट को टोटल पैसा कितना बोरो करना है, ये बताता है आपका फिस्कल डेफिसिट। जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है वो एक छोटा सा पार्ट होता है फिस्कल डेफिसिट का। अब रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, तो देखिए, ये आप बजट के चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग आगे जाकर बजट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। बट यहां पे मैं आपको अगर बेसिक चीज बताऊं तो रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली क्या होता है, ये होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इज रिसीप्ट। मतलब सरकार का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और अगर सरकार का जो रेवेन्यू रिसीप्ट, रिसीप्ट मतलब जो पैसा आ रहा है, तो रेवेन्यू अकाउंट पे जो सरकार खर्च कर रही है और रेवेन्यू अकाउंट पे जो सरकार को पैसा आ रहा है, इन दोनों का जो डेफिसिट है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द रेवेन्यू डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट जो है उसको तो रेवेन्यू से मतलब नहीं है, वो तो कहता है कि टोटल डेफिसिट कितना है। इसलिए फिस्कल डेफिसिट इज मच मोर बिगर देन रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली टेल्स द टोटल डेफिसिट, सरकार का टोटल कमी कितना हो रहा है, उसका एक छोटा पार्ट जो ट्रैक करता है वो है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, जो केवल रेवेन्यू अकाउंट पे ट्रैक करता है कि कितना आपका डेफिसिट है। अब रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो बहुत ही खराब चीज है। रेवेन्यू डेफिसिट खराब चीज क्यों है? जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपका एक महीने में हॉस्टल का फीस, एजुकेशन का फीस, ये जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है आपको देना ही देना है, आपको ट्यूशन फीस देना ही है, आपको अपने पीजी का हॉस्टल का रेंट देना ही है, आपको अपने फूड मेस का बिल देना ही है। तो ये इसमें क्या आप कमी कर सकते नहीं? रहना तो है ही, खाना तो है ही। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे मूवी देखना, ये तो आपका मन करे ना मन करे वो अलग बात है, बट खाना तो खाओगे। तो वो होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू रिसीव जो पैसा आपको पॉकेट मनी में आता है, तो लेट्स से आपके घर वाले आपको 10,000 भेजते हैं और आपका जो बेसिक मिनिमम खर्च है जिसमें आप कोई भी कमी नहीं कर सकते हो, वो है आपका 10,000। तब तो चलिए ठीक है, रहने का तो हो गया, रहने पढ़ने का। अगर घर से पैसा आ रहा है 12,000 और आपके पास केवल 10,000 है तो 2,000 बच गया। उस 2,000 से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, उस 2,000 से बुक खरीद सकते हो। लेकिन मुसीबत कब आती है? जब आपके घर से पैसा आ रहा है 10,000 और आपका जो बेसिक मिनिमम खर्च है वो अकेले का 12,000 है। तो मतलब आपको जो घर से पैसा आ रहा है उस पैसे को यूज करके आप अपना मिनिमम खर्च भी नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ही प्रॉब्लम है। और इसीलिए हमेशा से हम रेवेन्यू डेफिसिट को 0% पे करना चाहते हैं। लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 1.5% ऑफ जीडीपी पे है। ऑल्दो देयर हैज बीन अ स्लाइट डिक्लाइन, बट स्टिल द जर्नी टुवर्ड्स हैविंग अ रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ 0.0% ऑफ जीडीपी, ये अभी भी काफी दूर है। इसके बाद आता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट मतलब क्या आता है फ्रेंड्स, कि देखिए मान लीजिए कि मैंने कहा, सरकार ने कहा कि मैं 100 रुपए का कर्ज लेने वाला हूं इस साल। लेट्स से द गवर्नमेंट हैज सेड दैट आई एम गोइंग टू बोरो 100 रुपीज दिस ईयर। उस 100 रुपीज में ऑब्वियसली मैं क्यों बोरो कर रहा हूं? गवर्नमेंट दो चीजों के लिए बोरो करती है, एक तो अपने पुराने कर्ज का इंटरेस्ट पेमेंट करना है, और कोई नया पैसा मिल जाए तो उसको मैं नया सड़क या नया हाईवेज पे खर्च करूंगा। तो इफ गवर्नमेंट इज सेइंग दैट आई हैव अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ 100 रुपीज, मतलब ये टोटल कमी है मेरे पास जिसको मैं बोरो करूंगा। तो इफ गवर्नमेंट इज गोइंग टू बोरो 100 रुपीज, देन ऑब्वियसली सर्टेन पार्ट ऑफ मनी इज गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द पास्ट बोरोइंग, और कुछ बच गया तो फिर वो नए चीजों पे खर्च करेगी। तो प्राइमरी डेफिसिट यही है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट, मतलब जो टोटल गवर्नमेंट बोरो करेगी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ पास्ट बोरोइंग।
फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ पास्ट बोरोइंग, कि गवर्नमेंट का जो टोटल बोरोइंग है वो फिस्कल डेफिसिट हो गया, और इसमें से मैं वो पैसा हटा दूंगा जो गवर्नमेंट को अपने पुराने लोन पे इंटरेस्ट पेमेंट देना है। तो मतलब मान लीजिए अगर गवर्नमेंट 100 रुपीज टोटल बोरो करेगी और उसमें से गवर्नमेंट 50 रुपीज अपने पास्ट बोरोइंग के इंटरेस्ट पेमेंट पे लगा देगी, तो गवर्नमेंट के पास कितना पैसा बचा? 50 रुपीज। मतलब यही 50 रुपीज तो गवर्नमेंट इकोनॉमी में अब खर्च कर सकती है। सो प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली measures at how much government out of its total borrowing, how much it is left with, कि वो उसको स्पेंड कर सके। बिकॉज 100 रुपए जो आप बोरो कर रहे हो उसमें 50 तो आपको पुराना इंटरेस्ट में खर्च हो जाएगा, तो उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है। जो बच गया पैसा 50 रुपीज, वहीं पे तो आप खर्च कर सकते हो। सो दैट इज बेसिकली मेजर्ड बाय प्राइमरी डेफिसिट। और प्राइमरी डेफिसिट का भी कम होना ये एक अच्छी बात है। मतलब कि आप जो बोरो कर रहे हो, ये बोरो आप इसलिए कर रहे हो कि आप अपने पुराने इंटरेस्ट का पेमेंट कर सको, आप कोई नया पैसा नहीं ले रहे हो। मतलब जैसे यहां पे 100 - 50 क्या मतलब, ये 50 तो आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, राइट, विच मीन्स ये 50 अगर आप एक्स्ट्रा ले रहे हो तो इसका फ्यूचर में फिर से आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा होता है कि आप 100 रुपीज बोरो कर रहे हो, आप मान लीजिए आप केवल 50 रुपीज बोरो करते हैं, तो 50 रुपीज आप बोरो कर रहे हो, क्यों? बिकॉज आपको पुराने इंटरेस्ट का 50 रुपीज पेमेंट करना है। मतलब इफेक्टिवली आप कोई भी एक्स्ट्रा पैसा बोरो नहीं कर रहे हो। तो इसलिए प्राइमरी डेफिसिट का कम होना ये अगेन फिस्कल कंसोलिडेशन के रास्ते में है, वो उसके स्टेप में है। और इसलिए आप देख सकते हैं तीनों डेफिसिट्स में हमारा एक डिक्लाइन देखते हुए नजर आ रहा है, जो कि एक काफी अच्छी बात यहां पे दिखते हुए नजर आ रही है। अब ये भी कहा गया है सर्वे में कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का फिस्कल हेल्थ काफी अच्छा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट कम हो रहा है, प्राइमरी डेफिसिट कम हो रहा है। ये तब हो रहा है जब सरकार का वेलफेयर के ऊपर खर्च बढ़ा है। गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर के ऊपर काफी स्पेंड कर रही है, गरीबों के अपलिफ्टमेंट के लिए काफी स्पेंड कर रही है। जैसे आपको पता है कि पहले आपको अगर राशन, जो सब्सिडाइज राशन मिलता है आपको पीडीएस शॉप में, उसके लिए आपको पहले कुछ पैसा देना पड़ता था। अब वो सब्सिडाइज राशन को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है 5 साल के लिए। तो इकोनॉमिक सर्वे कह रहे हैं कि ऑल्दो गवर्नमेंट की जो सब्सिडी की बर्डन है वो बढ़ी है, मतलब गवर्नमेंट ज्यादा सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट ज्यादा अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर के लिए फ्री चीज चला रही है, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट के बोरोइंग का कम होना, फिस्कल हेल्थ का बेटर होना, इसका रीजन है कि ये जो सब्सिडीज हम लोग दे रहे थे, इसको देने के तरीके को हमने और एनहांस किया है। जैसे मान लीजिए पहले क्या था, गवर्नमेंट 100 रुपीज खर्च कर रही है, क्यों खर्च कर रही है? पुअर लोगों के अपलिफ्टमेंट में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर जो 100 रुपए हम खर्च कर रहे थे वो करप्शन में चला जा रहा था, जिसको देना था उसको हम दे ही नहीं पा रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट का जो पैसे खर्च करने का एफिशिएंसी था वो काफी खराब था, बिकॉज बहुत सारे मिडिल मैन्स थे जो उस पैसे को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। लेकिन आज आपको पता है कि सभी लोगों के पास अपना एक जनधन अकाउंट है। जनधन अकाउंट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टार्ट किया था, जहां पे हर एक लोग के पास अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और अब अगर इस पर्सन को कोई भी बेनिफिट पहुंचाना है तो ये सरकार इसके डायरेक्टली अकाउंट में पहुंचाएगी, ना कि किसी थर्ड पार्टी को देगी। बिकॉज पहले यही हो रहा था कि गवर्नमेंट को अगर इसको कुछ पैसा देना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए पहले फर्टिलाइजर, गैस का सब्सिडी, पहले अगर इसको गैस का सब्सिडी देना था तो गवर्नमेंट इस इंडिविजुअल को देती थी, ये इंडिविजुअल फिर इसको देता था। तो इस पूरे प्रोसेस में ये एक मिडिलमैन था जो पैसे को कॉन्स्टेंटली करप्शन और इस तरीके से यूज कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि इसके पास खुद एक जनधन अकाउंट है जो ये अपने आधार कार्ड के थ्रू बहुत आसानी से खोल दिया, तो नाउ द गवर्नमेंट इज डिलीवरिंग द सब्सिडीज, द गवर्नमेंट इज डिलीवरिंग ऑल द बेनिफिट डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरी, नॉट टू एनी थर्ड पार्टी। तो इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। द बेनिफिट हैज टू बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरीज अकाउंट, इट शुड नॉट गो टू एनी थर्ड पार्टी। और इसी की वजह से इतना ज्यादा हमने क्या किया है, सब्सिडी को रिड्यूस कर पाए हैं हम। फिस्कल लीकेजेस, जो पैसा लीक कर जा रहा था करप्शन में, उसको हमने कम कर दिया है। और इस पूरे चीजों से द मनी विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेव्ड, इट इज अराउंड 3.48 लाख करोड़ ओवर द लास्ट, मतलब 3.5 लाख करोड़ का पैसा हम बचा पाए हैं। ये सर्वे यहां पे कहने का काम कर रहा है। तो ये क्लियरली बताता है कि गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस है, क्योंकि आपको पता है गवर्नेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गुड गवर्नेंस।
और आज टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे आधार बायोमेट्रिक, आज आप जाइए आधार कार्ड से आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, और जनधन अकाउंट के थ्रू यही हुआ है। तो इसकी वजह से ऑल्दो सर्वे कह रहा है कि गवर्नमेंट की जो वेलफेयर है वो बड़ी है, लेकिन गवर्नमेंट का जो सब्सिडी है, जो जो फिस्कल डेफिसिट है, वो हम कम कर पाए हैं। सो दिस इज व्हाट सर्वे सेज। अब सर्वे कहता है कि गवर्नमेंट का, ये अभी हम बात करें सारा डिस्कशन सेंट्रल गवर्नमेंट का, अभी हम स्टेट गवर्नमेंट का स्टार्ट भी नहीं किए हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उसके लेवल पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अब एक्सपेंडिचर देखिए दो तरीके के हो सकता है, सरकार दो तरीके से खर्च करती है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब, मान लीजिए सरकार ने ऐसा कुछ खर्च किया जिससे इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं है। जैसे सरकार ने मान लीजिए आपको 500 रुपए दे दिया, या मान लीजिए सरकार ने कहा कि सारे गरीबों को मैं 500 500 रुपए दूंगा, राइट? तो ये गवर्नमेंट का जो खर्च है, इससे ऑल्दो उस गरीब पर्सन को जिसको मैं 500 दे रहा हूं, उसको शॉर्ट टर्म में तो बहुत बड़ा फायदा होगा, बट क्या लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी इज गोइंग टू गेन? नो। बट लेट्स से गवर्नमेंट सेज दैट नो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू 500 रुपीज, बट जो मैं पैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा उस पैसे को यूज करके मैं हॉस्पिटल ओपन कर देता हूं। तो ये हॉस्पिटल का जो बेनिफिट है इकोनॉमी को, ये शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा, ये 10 साल बाद भी मिलेगा, 20 साल बाद भी मिलेगा। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट इंक्रीज करती है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी हो पाता है, सस्टेनेबल ग्रोथ हो पाता है। और अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करती है तो शॉर्ट टर्म में ग्रोथ जो है उसको आप काफी इंक्रीज कर सकते हो। और पिछले कई सालों से एक चीज जो इस गवर्नमेंट में देखने को मिला है कि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, और कैपेक्स जो इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी में, वो आप देख सकते हैं लगातार बढ़ रहा है। तो अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो 2019-20 में FY20 में जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपेक्स था वो 3.4 लाख करोड़ था, और 2025-2026 में जो गवर्नमेंट का कैपेक्स है वो 11.2 लाख करोड़ है। और इस बजट में ये कहा गया है कि इस कमिंग फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 2026 से लेके 2027 में, ये 11.2 जो है वो 12.2 लाख करोड़ पे आ जाएगी। मतलब गवर्नमेंट जो है वो काफी एग्रेसिवली कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्च कर रही है, और यही बैकबोन है इकोनॉमी का। बिकॉज अगर आपके पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उससे सोसाइटी को मदद मिलेगा, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, नए नए फैक्ट्रीज आएंगे, जब अच्छे एयरपोर्ट होंगे, रेलवे नेटवर्क होगा, हाईवेज होगा, पोर्ट्स होगा, तो ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। सो दिस इज वेयर द थ्रस्ट लाइज। और ये जो ग्रांट्स इन एड है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है? ये कैपेक्स है। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट 11.2 लाख करोड़ खर्च करके डायरेक्टली एसेट बना रही है। ये जो 4.3 लाख करोड़ है, ये बेसिकली क्या है कि सेंटर ने स्टेट को दे दिया, अब स्टेट जो है वो अपने हिसाब से कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है। सो दिस अमाउंट सेंटर इज डायरेक्टली क्रिएटिंग द कैपेक्स। 4.3 lakh crore is the amount of money which center is giving as grant to the states, which they have to use for the creation of capital assets, right? So total अगर मिला दें इसको तो ये 4.3% of GDP है। मतलब the total amount of money which the central government is going to spend on capex, either directly by itself or indirectly via the center, via the state, the total value of all this is 4.3% of GDP. And now if you look over here कि अगर गवर्नमेंट टोटल 100 रुपए खर्च कर रही है तो आप देखोगे पहले जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे काफी कम हुआ करता था। आउट ऑफ 100 रुपीज विच गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग, टी जो है ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर है, उस टोटल एक्सपेंडिचर का ओनली 12.5 rupees was going to capex, or 12.5% was going to capex, but now it has increased to 22.1. और अगर आप इफेक्टिव कैपेक्स की बात करेंगे, इफेक्टिव कैपेक्स मतलब ये वाला कैपेक्स प्लस ग्रांट्स इन एड, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को जोड़ देंगे तो वो 30.6 है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग दैट गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही अच्छे से अपने चीजों को मैनेज कर रही है। ए, गवर्नमेंट अपने डेब्ट को, कर्ज को कम कर रही है, वो काफी अच्छे से हो रहा है। दूसरा, जो गवर्नमेंट कर्ज ले भी रही है उसको ऐसे जगह खर्च कर रही है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया जिससे इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा। मतलब फिस्कल हेल्थ जो आपको अंडरस्टैंड करना है, उसके दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव पैरामीटर, दूसरा होता है क्वालिटेटिव पैरामीटर।
क्वांटिटेटिव पैरामीटर कि आप कितना कर्ज ले रहे हो उसमें भी कमी आई है। क्वालिटेटिव का मतलब कि जितना भी कर्ज ले रहे हो उसको खर्च कहां कर रहे हो, क्या पैसे बांट रहे हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर रहे हो। यहां पे भी गवर्नमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा दैट improvement in quantitative measure is also there, accompanied by improvement in the qualitative measure also. So on the one hand you are cutting down the debt, and on the other hand whatever debt you are taking you are spending that very productively, which sets the future of the economy on a very bright spot. So ये fiscal health के बारे में सर्वे जो है वो कहने का काम करते हैं। लेकिन अब सर्वे स्टार्ट करते हैं जहां पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, वो है स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंसेस के बारे में। अब स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंसेस के बारे में क्या कहा जा रहा है, तो सीधा कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट कम हुआ था, यहां पे तो अपोजिट हो रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ रहा है और फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट हमने बात किया था कि रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा खतरनाक होता है, बिकॉज रेवेन्यू डेफिसिट से आप अपने हॉस्टल फीस और वो जो बेसिक खर्च है उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप क्या ही मूवी जाओगे, क्या ही बाहर खाने जाओगे जब आप मेस का फीस नहीं दे पा रहे हो। सो रेवेन्यू डेफिसिट का भी बढ़ना और फिस्कल डेफिसिट का भी बढ़ना ये बताता है कि स्टेट लेवल पे चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम में आते हुए दिख रही है। अब सर्वे कहते हैं कि द स्टेटस जो है इट इज नॉट वेरी गुड। अगर मैं बात करूं स्टेट्स का जो टोटल ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, अगर मैं सारे स्टेट्स का मिला दूं तो जो टोटल स्टेट का फिस्कल डेफिसिट है वो 2.6% जीडीपी हुआ करता था, जो बढ़कर 3.2% ऑफ जीडीपी आ चुका है। तो फिस्कल डेफिसिट में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं जो कंबाइंड रेवेन्यू डेफिसिट है, अगर मैं सारे स्टेट्स का कंबाइंड रेवेन्यू डेफिसिट भी कर दूं, उसमें भी आप देख सकते हैं 0.4% से इंक्रीमेंट होकर 0.7% ऑफ जीडीपी पे आ चुका है। अब ये जो डेटा आपने देखा इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है? इसका अंडरस्टैंडिंग है कि आप देख सकते हैं कि आप पहले मैं इसको आपको ग्राफ से बता दूं, तो ये ग्राफ देख सकते हैं आप, यहां पे हमारा ये है आपका फिस्कल डेफिसिट, राइट, सॉरी ये वाला है फिस्कल डेफिसिट, जो ये आप देख सकते हैं पर्पल लाइन। तो फिस्कल डेफिसिट कोविड के समय यहां पे बढ़ गया था, फिर ये कम हुआ, फिर ये स्टेबल रहा, और अब आप देख सकते हैं ये जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़कर 3.2% ऑफ जीडीपी पे आ चुका है। और यही सर्वे कह रहे हैं। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो ये 0.4% था यहाँ पे जीडीपी का, ये बढ़कर 0.7% ऑफ जीडीपी पे आ चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर इसका एनालिसिस क्या है। द रियल एनालिसिस इज कि ये बात तो क्लियर है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है, मतलब स्टेट जो है वो ज्यादा बोरो करेंगे। क्लियर है, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही होता है सरकार कितनी बोरो करेगी। तो यहां पे क्लियरली वी कैन सी दैट द स्टेट गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में वो ज्यादा होगी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट विल बोरो मोर। ठीक है, नाउ अगर आप बोरो ज्यादा कर भी रहे हो, ये ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप बोरो ज्यादा कर भी रहे हो तो इसका जस्टिफिकेशन तब हो सकता है जब आप ये बोरो किएगा मनी मान लीजिए स्कूल खोलने में लगा रहे हो, तब चलो तब भी बात बनता है कि हाँ मैंने कर्ज लिया, ज्यादा ले लिया, बट उससे मैं कुछ ऐसा चीज बना रहा हूं जिससे इकोनॉमी को फ्यूचर में बेनिफिट ही होगा। बट द प्रॉब्लम ओवर है कि फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ा है, लेकिन वो बढ़ा है साथ ही साथ रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ा है। और अगर आप दोनों डॉट्स को कनेक्ट करोगे, विच क्लियरली मीन्स दैट वॉट एवर एक्स्ट्रा मनी which state governments are borrowing, they are not going to spend that on capex, rather they are going to spend on revenue expenditure. मतलब आप बोरो करके अपने घर का रेंट दे रहे हो, इससे क्या फायदा होगा? तो ये यहां पे प्रॉब्लम हो रहा है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो इंक्रीज किया है, लेकिन इस फिस्कल डेफिसिट के इंक्रीज करने से जो आपका पैरेलल डेवलपमेंट हुआ है कि आपकी रेवेन्यू डेफिसिट भी इंक्रीज कर गई है, एंड दिस इज द रियल प्रॉब्लम विच स्टेट्स आर फेसिंग। दैट एक तो आप ज्यादा बोरो कर रहे हो, वो तब भी सही होता अगर आप उसको कैपेक्स पे खर्च करते, लेकिन कर क्या रहे हैं ये लोग कि कर्ज ज्यादा लेकर उसको रेवेक्स पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रहे हैं, जिससे फ्यूचर में इकोनॉमी को कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं होगा। एंड दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। एक और चीज यहां पे सर्वे कहते हैं कि देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है स्टेट्स का वो संभला हुआ है।
क्योंकि अभी मैंने कहा कि स्टेट जो बोरो कर रहे हैं ज्यादा और बोरो करके उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रहे हैं, खासकर ये बात किया जा रहा है कैश ट्रांसफर। आप देखते हैं हर चुनाव के पहले पैसे बांट देंगे, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। इससे इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म में बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन सर्वे कह रहे हैं कि ऑल्दो स्टेट गलत तो कर रहे हैं, लेकिन तब भी स्टेट को किसी ने संभाल के रखा है, तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसी का कॉन्सिक्वेंस ये है कि अभी भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो स्टेट गवर्नमेंट्स कर रहे थे वो अभी भी कम नहीं हुआ है। और उसका रीजन है ये स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपेक्स, सास्की। Right, so this is the scheme which central government has enacted, scheme for special assistance to states for capex। और इस स्कीम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के हर एक स्टेट को लोन दे रहा है। और ये लोन जो है वो 50 ईयर लोन है। और ये लोन का सबसे खास बात क्या है कि यू डोंट हैव टू पे इंटरेस्ट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव टू पे एनी इंटरेस्ट टू द सेंटर फॉर दिस बोरोइंग। बट द ओनली कंडीशन इज कि स्टेट जो भी पैसे इससे बोरो कर रहे हैं, स्टेट को कंपल्सरली ये पैसा खर्च करना पड़ेगा कैपेक्स के ऊपर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि स्टेट जो गलत तरीके से पैसे खर्च कर रहे हैं उसको बहुत हद तक कंपेंसेट किया गया है कि स्टेट का कैपेक्स लगातार बढ़ते रहे या स्टेबल रहे। वो इसीलिए हो पाया है बिकॉज इस स्कीम के अंदर स्टेट्स को एक बहुत ही अच्छा ऑफर सेंटर ने दिया है। So this is what survey says, that although states are spending recklessly, inefficiently, but one thing which has ensured कि states का focus capex से ना हटे, उसके लिए ये स्कीम को क्रेडिट जाता है जहां पे ये इस तरीके से काम किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि अगर ये बेनिफिट स्टेट्स को नहीं दिया जाए तो स्टेट्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना ही होगा, जो कि कम हुआ है। लेकिन ये जो सास्की है जहां पर सेंटर स्टेट को पैसे दे रहे हैं कैपेक्स के लिए, उसकी वजह से अभी भी स्टेट्स का जो कैपेक्स स्पेंडिंग है वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी में ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि ऑल्दो स्टेट्स का कैपेक्स कम हुआ है, बिकॉज हमने बात किया स्टेट तो है चुनाव के समय पैसे बांट रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा है। लेकिन उसके बावजूद आज भी स्टेट्स एक अच्छा खासा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सेंटर प्रोवाइडिंग दिस लोन। अब सवाल आता है स्टूडेंट्स कि आखिरकार ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्टेट्स की क्यों बढ़ रही है, क्या गलती कर रहे हैं स्टेट्स, कहां चूक हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है और उसको कैसे ठीक किया जाए। देयर द सर्वे कम्स इनटू द पिक्चर। और सर्वे कहते हैं कि जो हेडविंड है, हेडविंड मतलब जो नेगेटिव चीज है, जो प्रॉब्लम है, हेडविंड और टेलविंड। टेलविंड मतलब इकोनॉमी के लिए जो अच्छा है, हेडविंड मतलब इकोनॉमी के लिए जो खराब है। तो हेडविंड क्या है, जहां पे स्टेट की प्रॉब्लम हो रही है, उसका रीजन है अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर। ये अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर क्या हो गया, जैसे आपको पता है कि चुनाव के समय गवर्नमेंट कहती है कि मैं आप सभी को पैसे दे दूंगा, तो ये हो गया कैश ट्रांसफर, ट्रांसफरिंग कैश बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल। नाउ दीज आर अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब कि आपके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, आप कुछ चीज करो या मत करो आपको पैसे तो मिलेगा। तो ये अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर है। एक कैश ट्रांसफर कंडीशनल कि यस आप क्या करोगे, ये करोगे, अगर आप ये करते हो तो आई विल ट्रांसफर यू सम कैश। बट यहां पे गवर्नमेंट इज गोइंग विद दिस अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर, मतलब विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड, without any strings attached. You ask for money, I'm going to give you. So these are the unconditional cash transfers जो आजकल चुनाव के समय काफी ज्यादा कॉमन होते हुए नजर आ रहा है। अगर हम बात करें कि जो टोटल स्पेंडिंग है इस तरीके के अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर में, खासकर जो वुमेन बेनिफिशियरीज को दिया जा रहा है, बिकॉज आज आपको पता है कि वुमेन जो है वो किसी भी वोट, किसी भी इलेक्शन में एक सबसे बड़ा फोर्स बनकर आई है। कि पहले वुमेन जो है वो अपने हस्बैंड से पूछकर वोट कर देती थी, बट आज वुमेन जो है वो अपने डिसीजंस को इंडिपेंडेंट तरीके से ले रही है। और इसीलिए हर एक पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो वुमेन वोट बैंक को अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए हर एक स्टेट जो है वो एक तरीके से वुमेन को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने वोट बैंक बनाने के लिए लगातार कैश ट्रांसफर्स दिए जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं 2025 से 26 फाइनेंशियल ईयर में, तो लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए हर एक स्टेट मिलाकर खर्च किए हैं। और जो स्टेट इस तरीके के यूसिटीज प्रोग्राम को लॉन्च किए हैं उसमें 5 गुना बढ़ोतरी हुआ है, मतलब मोर देन 5 टाइम्स जो स्टेट्स इस तरीके के कैश ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ ऐसे इसमें हाफ ऑफ द स्टेट्स ऐसे हैं
जो इस तरीके का पैसे बांटने का काम कर रहे हैं, उसमें से लगभग हाफ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास एक रेवेन्यू डेफिसिट है, मतलब पहले से ये प्रॉब्लम में है और उसके बाद पैसे भी बांट रहे हैं। मतलब यही कहा जा रहा है सर्वे को कि कुछ स्टेट जो हैं वो आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब क्या इस तरीके से वुमेन बेनिफिशियरीज को कैश ट्रांसफर, उससे क्या कोई बेनिफिट होता है? तो हाँ, बेनिफिट होता है। मुसीबत के समय कोई थोड़ा सा पैसा दे दे तो उससे बहुत कुछ ठीक हो जाता है, तो इसलिए इमीडिएट इनकम सपोर्ट है, अच्छी बात है। हेल्थ और न्यूट्रिशनल नीड्स, हेल्थ और न्यूट्रिशनल नीड्स का मतलब कि आपको पता है कि 50% वुमेन इंडिया में एनीमिया से ग्रसित है, मतलब खून की कमी है। तो अब पैसे आने से वुमेन अपना न्यूट्रिशन बेटर कर सकती हैं, और वुमेन केवल अपना न्यूट्रिशन बेटर नहीं कर सकती हैं, अपना हेल्थ बेटर नहीं कर सकती, अपने बच्चों का भी। बिकॉज इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम में बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम झेल रहा है। अगर आप देखेंगे स्टेट ऑफ हंगर, उसमें इंडिया की रैंकिंग बहुत ही पीछे है। इंडिया सबसे ज्यादा स्टंटिंग और वेस्टिंग की प्रॉब्लम से परेशान है, जहां पे बच्चों की हेल्थ को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। तो अगर आप वुमेन को पैसे देते हैं तो वुमेन के पैसे देने से वुमेन का एम्पावरमेंट होता है, एंड साथ साथ वुमेन एम्पावर्स द एंटायर फैमिली बाय इन्वेस्टिंग दैट अमाउंट ऑफ मनी ऑन देयर चिल्ड्रंस अपब्रिंगिंग। और इससे ऑब्वियसली वुमेन एम्पावरमेंट भी होता है, वुमेन का जो डिपेंडेंसी है अपने हस्बैंड के ऊपर वो कम होता है। सो यस, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स के कुछ बेनिफिट हैं, बट द प्रॉब्लम इज, दो बेसिक प्रॉब्लम है। दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ऑब्वियसली ये जो आप पैसा दे रहे हो, ये ठीक है, आपके पास अगर ज्यादा, मेरे पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, मैं अब 10 लोगों को दे दूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1 लाख रुपए कर्ज लेके आपको दे रहा हूं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। यही प्रॉब्लम है कि ये फिजिकल सस्टेनेबल नहीं है। आप ज्यादा पैसे कमाओ, गवर्नमेंट ज्यादा पैसे कमाओ, ठीक है, फिर आप बांटो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यू आर बोरोइंग द मनी एंड स्पेंडिंग, तो उससे तो आप कैसे फिर उसको दे पाओगे? सो दिस इज द प्रॉब्लम। एंड सेकेंड प्रॉब्लम कि ये जो आप खर्च कर रहे हो, ये ठीक है, आप किसी को फ्री में पैसे दे रहे हो, बट ये फ्री में पैसे देना ये शॉर्टकट नहीं बन सकता है कि आप किसी के लिए हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्किल्स, ह्यूमन कैपिटल, उस पर काम ना करो। सो दिस इज वॉट स्टेट्स आर डूइंग, दैट दे आर गोइंग एंड गिविंग सिंपली कि हाँ ये ले लो पैसे, बट फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चरल इश्यूज which really the people need. People are not begging for money. People need empowerment, and for empowerment people need a dignified job. जॉब नहीं दे पा रहे हो, तो इसलिए गवर्नमेंट का फोकस जो एक तरफा इस तरीके से कैश ट्रांसफर पे है, फॉरगेटिंग द स्ट्रक्चरल इशू, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और दो प्रॉब्लम है, इट लैक्स सनसेट क्लॉज, कि कब तक पैसे दोगे, इसका तो कोई है ही नहीं। और एक बार डेमोक्रेसी में आप पैसे दे दो, क्या अगली सरकार बोलेगी कि मैं पैसे नहीं दूंगा? नहीं। डेमोक्रेसी में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जो इस तरीके से अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर कर रहे हो, इसका कोई डेडलाइन नहीं है कि कब तक देना है, और साथ ही साथ इसकी कोई पीरियोडिक रिव्यू नहीं है। जैसे रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन आपने लाया 1950s में, और अभी तक रिजर्वेशन वैसे ही चल रहा है। आज कितने एससी, एसटी, ओबीसी हैं जो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली सब एम्पावर्ड है, बट स्टिल दे आर गेटिंग द रिजर्वेशन। सो रिजर्वेशन में भी रिफॉर्म लाना चाहिए, जो कास्ट सेंसस एंड अदर थिंग्स लाना चाह रहा है। तो इसीलिए इसका पीरियोडिक रिव्यू भी नहीं है। तो आपने किसी को पैसे दिया, उस पैसे से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस उसका अच्छा चल रहा है, लेकिन तब भी उसको पैसे मिलेगा। तो कोई सनसेट क्लॉज नहीं है, कोई रिव्यू नहीं है। तो यही जो एक तरीके से आप बस दे रहे हो, ये कब तक एंड होगा, कैसे खत्म होगा, कौन कौन एलिजिबल होगा, इसमें कोई भी आपने चीजें ठीक नहीं की है। इसके लिए सर्वे एग्जांपल लेते हैं मेक्सिको का, कि मेक्सिको में भी इस तरीके से वहां की गवर्नमेंट अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर करती है, लेकिन वो अनकंडीशनल नहीं होता, उसके कंडीशंस होते हैं कि वो तभी मिलेगा उन फैमिलीज को जहां पे बच्चे जो हैं वो ज्यादा स्कूल अटेंडेंट करेंगे। तो ये अच्छी बात है। प्रेग्नेंट वुमेन और यंग चिल्ड्रन जो हैं वो हेल्थ क्लिनिक्स विजिट करेंगे अपने हेल्थ और न्यूट्रिशन को मॉनिटर करने के लिए। तो इफ यू फुलफिल दीज कंडीशंस देन यू विल गेटिंग द बेनिफिट। यहां पे तो कोई कंडीशन ही नहीं है, आप जाओ मत जाओ, पैसे खर्च करो मत करो, आपको मैं पैसे दे दूंगा और भूल जाऊंगा कि मैंने पैसे क्यों दिया है और क्या उससे आपको फायदा या नुकसान हो रहा है। सिमिलरली अगर देखेंगे ब्राजील में भी अगेन मिनिमम स्कूल अटेंडेंस और बेसिक हेल्थ रिक्वायरमेंट्स की फैमिली को इम्यूनाइजेशन के लिए जो वैक्सीन है और जो मदर केयर है, मैटरनल केयर है, वो मिलते रहे। सर्वे मेक्सिको, ब्राजील, फिलीपींस, अमेरिका, उन सभी का एग्जांपल लिखते हैं। मैंने दो एग्जांपल यहां पे लिखा है, बट सर्वे बेसिकली कहना चाहते हैं कि देखिए, unconditional cash transfer is not a very evil, it's a good thing, but the problem is the way how these states are implementing without any terms and condition, without any sunset clause, without focusing on the structural issues there, when these UCTs become a real problem for the इकोनॉमी। देन इट टॉक्स अबाउट द वे फॉरवर्ड, कि फिर क्या करना चाहिए। तो सर्वे यही कह रहे हैं कि देखिए, सेंट्रल के लेवल पे तो चीजें ठीक है,
प्रॉब्लम आपका जो है वो आपके स्टेट लेवल पे है, और इसीलिए हमें स्टेट लेवल पे चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो कहा जा रहा है कि ये जो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर है ये ठीक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन पे फोकस करना पड़ेगा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ऑब्सेस्ड मत रहो, और साथ ही साथ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब ह्यूमन जो हमारा डेमोग्राफी है, जो यंग पॉपुलेशन है, उसको भी मजबूत बनाना पड़ेगा, स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और उसके लिए हमें कॉन्स्टेंटली उन चीजों पे जो बुनियादी प्रॉब्लम है, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, उन पे हमें फोकस करना पड़ेगा, सो दैट इनकम, लेबर प्रोडक्टिविटी और वेलफेयर लॉन्ग टर्म में बढ़ सके। सो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर इज लाइक अ इमरजेंसी मेडिसिन, बट मेडिसिन कैन नॉट बी फॉर द लाइफ लॉन्ग। For lifelong healthy life, you have to work on the fundamental problem. Like you have to change the eating pattern, you have to change, other things. So that's what survey says, that we should focus on the long term structural issues which is causing problem to our economy. Then only things can become better. So ये chapter 2 का crux है कि state level पे कुछ structural problems जो हैं वो आपको देखते हुए मिल रहे हैं। अब अगर मैं बाकी चैप्टर्स के बारे में बात करूं, तो बाकी चैप्टर्स जो है, अच्छा सॉरी, कुछ इसमें एक और बच गया था। चैप्टर 2 में अगर मैं बात करूं डेप्ट प्रोफाइल ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में, तो डेप्ट प्रोफाइल जो है, तो टोटल डेप्ट जो है, ये देख सकते हैं आप, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ द जनरल गवर्नमेंट। जनरल गवर्नमेंट का मतलब सेंटर प्लस स्टेट। अगर इंडिया में सेंटर का पूरा कर्ज, स्टेट का पूरा कर्ज सबको ऐड कर दो, तो ये 81.1% ऑफ जीडीपी है। मतलब जो हमारा डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है, दैट इज अराउंड 81% डेप्ट टू जीडीपी रेशियो। अब ये डेप्ट टू जीडीपी रेशियो का मतलब क्या होता है, देखिए, अभी हमने पढ़ा था फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट अलग है, वो तो हमने देखा 4.4% ऑफ जीडीपी है, बट ये बहुत बड़ा वैल्यू है। ये बेसिकली क्या है, यहां पे जो डेप्ट टू जीडीपी है, यहां पे डेप्ट फिस्कल डेफिसिट की बात नहीं कर रहा हूं। ये डेप्ट बेसिकली टोटल डेप्ट है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब कि आप एक साल में कितना बोरो करोगे। यहां पर जो मैं डेप्ट कह रहा हूं, क्योंकि मैं डेप्ट को ऐसे भी लिख सकता हूं, डेप्ट इज इक्वल टू 81% ऑफ जीडीपी। मतलब अगर जीडीपी है तो डेप्ट हमारा 81% है। लेकिन ये जो डेप्ट है, ये एक साल का बता नहीं रहा है, ये डेप्ट बता रहा है सरकार का टोटल कर्ज कितना है, पुराना नया, क्योंकि पुराना कर्ज भी तो हमारा चल रहा है आज। फिजिकल डेफिसिट का मतलब इस साल हम कितना बोरो करेंगे, बट ऑलरेडी यू हैव बोरोड इन द लास्ट ईयर्स ऑल्सो। So debt to GDP ratio basically gives us that cumulative value of all the debt, the past debt and the current debt which you're going to take. और ये सेंटर स्टेट सबका मिलाकर है 81% ऑफ जीडीपी, राइट, जो कि अगेन ज्यादा है, बिकॉज जनरली हमारा जो टारगेट है इस डेप्ट टू जीडीपी रेशियो का, वो है 60% ऑफ जीडीपी, right? So debt to GDP ratio does not only reflect the current borrowing, but it also reflects the past total borrowing which we have already made, और वो 81.1% पे है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो सेंटर ने अपना टारगेट सेट कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये 81.1% जो जीडीपी था, ये तो सेंटर स्टेट दोनों का था। इसमें अगर मैं सेंटर का बात करूं, जो टोटल डेप्ट है पुराना नया सब मिला के, वो 55.7% ऑफ जीडीपी है, जिसको सर्वे कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेड दैट वो इसको कट डाउन करके 50% +-1 बाई FY 31 तक, मतलब 2030 से 31 तक के बीच में, ये जो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है, इसको कट डाउन करके हम लोग 50% +-1 पे लाएंगे। तो सेंट्रल लेवल पे जो चीजें हैं, ऑब्वियसली फिजिकल डेफिसिट देखिए, ये भी 50% +-1 जो है वो ज़्यादा है, बिकॉज हमारा जो इनिशियल टारगेट था वो था कि सेंटर का जो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो होगा वो 40% होगा, और ये हमें कब तक अचीव करना था, 2026 तक। लेकिन अब हमारा टारगेट क्या है कि 2031 तक हमें जो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो लाना है, वो सबसे अच्छे केस में 49% हो सकता है, या सबसे वर्स्ट केस में 51% हो सकता है, जो अभी भी इससे ज़्यादा है। तो देखिए, ऑब्वियसली कोविड आ गया, और उसके बाद तमाम तरीके के चैलेंजेस आज इकॉनमी के सामने हैं। तो जब भी चैलेंज है तो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा, तो वहाँ तक ये चीज़ें जस्टिफाइड है। सर्वे कहते हैं कि देखिए, ऑब्वियसली हम ज़्यादा कर्ज ले रहे हैं, ऑल्दो हमारा कर्ज कम हो रहा है सेंट्रल लेवल पे, बट अभी भी जो हमारा विजन था, हमारा जो टारगेट्स था, उसको हम सक्सेसफुली फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब मजबूर है सरकार, क्या तो क्या ही करे इस समय जहाँ पे अनसर्टेनिटी और इन चीज़ें में पीक है। तो गवर्नमेंट नीड्स टू डिलीवर when everyone is in fear. So government has to play at the front foot. That's why government is borrowing money and spending the money, you know, into the economy. But
तो रियल प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं स्टेट लेवल में, वहाँ तो घटने का नाम ही नहीं ले रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं और स्टेट के इस रेकलेसनेस को हमें ज़रूर कम करना पड़ेगा, तभी आने वाले समय में चीज़ें और बेटर हो सकती है। सो ये हमारा चैप्टर 2 का डिस्कशन था। आगे के चैप्टर्स के लिए आप स्टे ट्यून टू दिस पर्टिकुलर चैनल। जितने भी क्वेश्चन हैं आप क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, सो दैट आई कैन एड्रेस ऑल दैट क्वेश्चंस इन द कमिंग वीडियो। पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सीरीज के खत्म होने के बाद कुछ आपको एमसीक्यू सैंपल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। So I hope you're enjoying this series, and trust me, this is going to be a one-stop solution. You don't need to be worried about the survey. Survey will be simplified way में आपको समझा दिए जाएंगे. Thank you for your patience. See you in some other video. Till then, goodbye and take care.